चलो चलो ठीक है, अब बाकी का डिस्कशन तुम्हारा बाद में, फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं रेवेन्यू चैप्टर। गुड इवनिंग। हाँ हाँ, ग्रुप में ही जाएगा, तुम चिंता मत करो, ग्रुप में जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, टेस्ट पेपर कोई लाए हो? दो ना, टेस्ट पेपर कोई लाए हो तो तुम ऑनलाइन दिए थे तो देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। बस यही तो चाहिए था मेरे को, वो शॉर्ट रन में होता है, क्वेश्चन में लॉन्ग रन बोला है। ठीक है, मैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में भी रखा हूं जानबूझ के, ताकि ध्यान दो तुम लोग, है ना। सोचो क्या होगा सर, वो टीपी और एमपी वाला। ठीक है, बता देता हूं माहिर। 1 से 4 बहुत इजी है, डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रैशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन, अगर शॉर्ट रन बोला होता तो फिर होता सेकेंड स्टेज। ठीक है, लॉन्ग रन में ऐसा कोई स्टेज होता ही नहीं है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में क्या होता है? 3 तो क्या होता है, वो स्टेज है कि क्या है? एक कांस्टेंट रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न है, और एक डिक्रीजिंग रिटर्न है। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको वेरिएबल फैक्टर दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। वेरिएबल फैक्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे क्या दिया है? 4 के साथ टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है 25, एवरेज प्रोडक्ट बताया नहीं, एवरेज प्रोडक्ट 1 के केस में क्या दिया हुआ है? 5। यहाँ पे दिया हुआ है 8, 4, 5, 0 और -4। क्या करना है बताओ, इसमें कहां से शुरू करेंगे? 1 से, बताओ क्या करना है? टीपी 5 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? 5। चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, अलग कलर से लिखता हूँ जो हम लोग बताएं। फिर बताओ क्या लिखूं इसको? 25 डिवाइडेड बाय 4, क्या कितना लिखूं? क्या जो बोलोगे वो लिखूंगा मैं, जो बताओगे लिखूंगा, बोलो। सबसे पहले हमेशा कोशिश करना हम लोग टीपी वाले कॉलम को फिलअप करें, सबसे पहला काम। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है? देखो, टोटल प्रोडक्ट 8 है, जब एक वेरिएबल फैक्टर है। सेकंड वेरिएबल फैक्टर का मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? 8। तो ये टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? 5 + 8, 5 + 8 3। कौन 11 वाला है? ये 13 हो गया। पहले टीपी को भरो, पहला काम करो, टोटल प्रोडक्ट वाले कॉलम को फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा? ये तो 25 दिया हुआ है। अच्छा, ये 25 दिया है तो फिर ये क्या होगा? 8। अच्छा, ये कितना होगा? 30। ये कितना होगा? ये कितना होगा? अब तो बाकी निकल ही जाएगा, अब तो बाकी निकल जाएगा, है ना। एवरेज प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मार्जिनल भी कर लेंगे, यहाँ पे 0 होगा ऑब्वियसली, बाकी सब तो हो गया। अगर तुम्हारे पास टोटल प्रोडक्ट का कॉलम है और वेरिएबल फैक्टर दिया है तो ये दोनों तो आराम से निकल ही जाएगा, एपीएमपी, है ना। तो हमेशा कोशिश रहना चाहिए फर्स्ट काम हम क्या करें?
टोटल प्रोडक्ट वाले कॉलम को फिलअप करें, ठीक है। टोटल एपी का मतलब है टोटल बाय वेरिएबल, ठीक है, तो उसको डिवाइड करके लिखते जाना है। मार्जिनल क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है उसको मार्जिनल में लिखते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा टोटल प्रोडक्ट वाले कॉलम को हम लोग फिलअप करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद था एक क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद डायग्राम, जिसका 5 मार्क था। उसके बाद था ऑल्सो एक्सप्लेन रीजन ऑफ ऑल द स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। तीनों रीजन देखना, बुक में दिया हुआ है डायग्राम के बाद तीनों स्टेज का रीजंस दिया हुआ है ना, वो लिखना था यहाँ। समझाना भी ऑब्वियसली, 1 मार्क क्यों मिलेगा तुमको? 9 पॉइंट को नहीं समझाओ तो अंदर मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न वाले पॉइंट में कुछ समझाए हुए, खाली इंक्रीजिंग लिख दिए हो। उसके अंदर 3 पॉइंट लिखे हो तो फर्स्ट के अंदर 3 पॉइंट लिखे हो तो मिल जाएगा, ठीक है। 1 मार्क के लायक लिखना है, ऐसा नहीं कि खाली हेडिंग लिख के छोड़ दिए तो काम हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक्सप्लेन ऑल द स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये तो इजी था बहुत, हो गया होगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 5 में था और एक 6 में था, उसके अलावा बाकी कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जो जो टेस्ट नहीं दिया है प्रिपेयर रहना, ठीक है, जो भी नहीं दिया है। कौन कौन नहीं दिया यहां से, कौन कौन नहीं दिया टेस्ट? यो चलो ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रेवेन्यू। अभी तक हम 2 चैप्टर पढ़े हैं टर्म 2 का, एक था कॉस्ट और दूसरा था प्रोडक्शन। एक था कॉस्ट और दूसरा था प्रोडक्शन। अब आते हैं रेवेन्यू में। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, अकाउंट्स में क्या सीखे हो? रेवेन्यू होता है कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। फिर प्रॉफिट क्या होता है? क्या? गुड्स बेच के जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, ठीक है। मतलब ये प्रॉफिट नहीं है, याद रखना, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल्स टू प्रॉफिट। रेवेन्यू खर्चा को माइनस करने से पहले का जो अमाउंट है उसको बोला जाता है। मतलब जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ लिए, नहीं पढ़े हो? ठीक। तो जो तुम्हारा, मान लो 100 यूनिट बेचे तुम साल में प्रोडक्ट, 100 यूनिट सेल की एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू 5,000, ठीक है। मतलब रेवेन्यू क्या है? क्या ये प्रॉफिट है 5,000? ये प्रॉफिट नहीं है, इतना पैसा हमको टोटल रिसीव हुआ है। तो रुको, माहिर, इनकम और रेवेन्यू अलग अलग चीज है, ठीक है। रेवेन्यू मतलब जितना हम लोग सामान बेच के जो पैसा हमको रिसीव हुआ वो क्या है, रेवेन्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से वही 3 कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा बताओ? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और कौन बताएगा क्या होता है? टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? हाँ, टोटल तो मैं बता दिया, चलो ठीक है। एवरेज और मार्जिनल, एवरेज रेवेन्यू होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। किस चीज का क्वांटिटी? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। किस चीज का क्वांटिटी लेना है? जितना यूनिट हम लोग सेल किए, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, वो तो फॉर्मूला हो गया, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेच के जो एक्स्ट्रा पैसा हमको रिसीव हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल। सेम कॉन्सेप्ट तीसरी बार आ रहा है, पहली बार कहां आया था, यूटिलिटी में। उसके बाद कॉस्ट और अभी रेवेन्यू, मतलब 4th टाइम हम लोग ये कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। टर्म 2 में ही तीसरी बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे तो कोई भी प्रकार का गलती नहीं होना चाहिए। देखना,
रेवेन्यू होता क्या है? बहुत है सिलेबस। सिलेबस हमारा अभी टर्म 2 का सिलेबस बहुत है। अभी तो हम चैप्टर नंबर 7 में 8 9 10 11 4 चैप्टर बाकी है यहाँ से। ठीक है, टाइट्स में फिर 4 चैप्टर हो तो जाएगा, बस वो देखना है। जितना आएगा ठीक है। देखो देखो, रेवेन्यू, अब रेवेन्यू होता क्या है? सबसे पहले बुक में चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं रेवेन्यू का क्या डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ प्रोड्यूसर रिसीव इन एक्सचेंज फॉर द सेल प्रोसीड इज नोन एज रेवेन्यू। ठीक है, प्रोडक्ट को बेच के जितना रुपए रिसीव हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर प्रोडक्ट नहीं है सर्विस है तो तब भी रे बोलेंगे। मतलब एक बिजनेस में जितना रुपए का बिक्री हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का हो, जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो सब क्या होगा? रेवेन्यू का हिस्सा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ फर्म गेट 16,000 फ्रॉम सेल ऑफ 100 शेयर्स देन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू 16,000 इज नोन एज रेवेन्यू। ठीक है, अब देखना कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, थोड़ा टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू फटाफट पढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होगा? क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये डेफिनेशन पढ़ना तुम्हारे लिए क्या है? होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। फिर से क्या है ये तुम्हारे लिए? और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? ये आएंगे ऊपर। हाँ, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम क्यों होता है? आएंगे, पहले आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। दो फॉर्मूला अगेन वही, एक था टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1 यूनिट, और दूसरा डेल्टा चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मतलब चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, ये दोनों भी पढ़ा हुआ है पहले से। अब आते हैं, देखो कुछ कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर से स्पेसिफिक है। सबसे पहला है एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम। कैसे? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी और एवरेज रेवेन्यू सेम होगा, बोला क्यों और कब? क्यों होगा सबसे पहले बताना है, उसके बाद कब होगा बताना। क्या हमेशा होगा ऐसा या हमेशा नहीं होगा? बताओ कब होगा और क्यों होगा। सबसे पहली बात, एवरेज रेवेन्यू होता क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये है फॉर्मूला। ठीक है, हम अभी एक एग्जांपल लिए थे 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 500 या 50 लिए थे, 50 पर यूनिट। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या निकला था? 5000। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 50। क्या दोनों सेम आया? हम सेम होगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और कब होगा? इसीलिए हो रहा है, देखो हमेशा नहीं होगा ऐसा। इसमें दो प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जो अभी रेवेन्यू चैप्टर से स्पेसिफिक, अभी सोच लो चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, दो प्रकार का कॉन्सेप्ट आता है, एक है कांस्टेंट प्राइस का कॉन्सेप्ट और दूसरा है डिफरेंशियल प्राइस का कॉन्सेप्ट। कभी कभार क्या होता है, हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो कोई कोई दुकान वाला क्या करता है, सेम प्राइस हर लोगों से सेम चार्ज करता है। कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर 5 रुपए है तो वो सभी के लिए 5 रुपए। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, किसी किसी गुड्स एंड सर्विस में हर इंसान के हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज होता है। ऐसा कभी हुआ है? कब बताओ? सेम चीज के लिए अलग अलग प्राइस पे किए हो कभी? कभी सेम प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा दोस्त कम पे किया, तुम ज्यादा पे किए, या तुम कम पे किए तुम्हारा दोस्त ज्यादा पे किया, ऐसा कभी हुआ है? कब हुआ ऐसा? बल्क क्वांटिटी में तो चलो डिस्काउंट के केस में होता है। ठीक है, और जान पहचान में भी चलो डिस्काउंट आ गया। और डॉक्टर ज्यादा ले गया क्या तुमसे? लतिका क्लॉथ के केस में, हाँ क्लॉथ के केस में भी होता है ऐसा। और फ्लाइट टिकट बुक कियो क्यों? अच्छा, जल्दी बुक कर लेने से कम पड़ता है, लेट में बुक करने से महंगा पड़ता है? क्या सीट तुम्हारे लिए स्पेशल लगता है? वही सीट है, सेम है। तुम्हारा दोस्त जल्दी बुक किया तो उसको कम देना पड़ा, तुम लेट से बुक किए तो तुमको ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हम लोग कुछ चीज डिस्काउंट में खरीद लेते हैं जो कि दूसरे लोग डिस्काउंट में नहीं खरीद, तो वो सभी केस में क्या होता है, एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू
इज नॉट इक्वल्स टू प्राइस, क्योंकि उस केस में क्या होगा, हम हर एक इंसान से अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे, है ना। सभी से हम लोग सेम प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग प्रकार का प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि हमारा एवरेज रेवेन्यू प्राइस के साथ इक्वल नहीं होगा। तो टोटल हम लोग इस चैप्टर के अंदर दो प्रकार का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो जब दुकानदार सभी से सेम प्राइस चार्ज करता है, क्यों करता है वो भी पढ़ेंगे, और कभी कभार क्या होता है दुकानदार सभी से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, वो भी क्यों और कब करता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब शॉपकीपर पे डिपेंड करता है। देखो जनरली ऐसा कब होता है, इसका डिटेल डिस्कशन तुम्हारे मार्केट वाले चैप्टर में है बुक में, ठीक है। जब हम लोग ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ेंगे, तब वहां पे डिटेल डिस्कशन आएगा। अभी हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमको समझ में आए कि कब हमको सेम प्राइस देना पड़ता है और कब हमको अलग अलग प्राइस देना पड़ता है, ठीक है। देखना दो सिचुएशन लेते हैं, सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर, यहां पे क्या हो रहा है, सभी लोग सेम प्राइस पे कर। अब मान लो लाइन से 50 तो दुकान है, सभी लोग सेम सामान बेच रहे हैं, बहुत सारा दुकान है, हर कोई सेम प्रोडक्ट को बेच रहा है, क्या बेचेंगे बोलो। सब्जी बाजार में ऐसा होता है जनरली, हर दुकान वाला सेम सब्जी बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये सब्जी मार्केट है और सभी कोई क्या कर रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, जो कि दिखने में भी सेम है, टेस्ट में भी सेम है, और क्वालिटी में भी सभी चीजों में क्या है, सेम। मतलब तुम आलू को देख के ये नहीं बता सकते कि वो किसके दुकान से खरीदा गया, ठीक है। मतलब उसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, ना उसका कोई पहचान है अलग से कि ये आलू पर्टिकुलर ये दुकान से खरीदा गया है, या मतलब आलू अगर तुमको मिल गया तो तुम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये आलू किसके दुकान का है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सब्जी बाजार याद करना अगर कभी गए हो तो हर कोई सेम प्राइस बोलता है, एक प्रोडक्ट बोलता है या नहीं बोलता। मार्केट में अगर 20 रुपए चल रहा है तो हर कोई 20 रुपए में ही बेच रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, कुछ तो रीजन होगा। जब सब कोई सेम, क्यों कोई 19 में बेच के पूरा मार्केट ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा भी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कुछ तो रीजन होगा। एक सबसे पहला रीजन है मार्जिन, मार्जिन बहुत कम होता है पहली बात, ठीक है। जब प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के केस में मार्जिन बहुत कम है, मतलब डिस्काउंट का कोई स्कोप नहीं, अगर डिस्काउंट देता है दुकानदार थोड़ा सा भी तो उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो लॉस में तो ऑब्वियसली वो नहीं बेचेगा। तो सबसे पहला केस तो आता है मार्जिन। अगर मार्जिन बहुत कम है तो उस केस में सभी को प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी प्रोडक्ट, आज बिस्किट पैकेट खरीदने जाते हो किसी दुकान में, 5 रुपए का बिस्किट का 5 ही देते हो, तो 4 में लाया कभी नहीं, क्यों, क्योंकि वो 1 रुपए का डिस्काउंट देने के जितना दुकानदार का ही मार्जिन नहीं है, तो वो तुमको कहां से डिस्काउंट देगा, ऑब्वियसली नहीं दे सकता। तो इसीलिए उसका प्राइस सभी के लिए क्या होता है, सेम, ठीक है। ये जनरली कहां पे होता है, ये जनरली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है, परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में। तो अब ये परफेक्ट कंपटीशन होता क्या, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है हर दुकानदार सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में बेच रहा है, और किसी का भी प्रोडक्ट किसी के साथ हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम्हारे हाथ में प्रोडक्ट है तो तुम वो प्रोडक्ट को देख के या इस्तेमाल करके ये नहीं बता सकते कि किसकी दुकान से खरीदा गया, ठीक है। उसको बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है इनपरफेक्ट कंपटीशन। इनपरफेक्ट इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे हर कोई अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहा है। हाँ, प्रोडक्ट का एंड यूज सेम है, जैसे मोबाइल फोन सभी को वही करना है जो कर रहे हैं अभी मोबाइल फोन के साथ, लेकिन ओप्पो भी बेच रहा है फोन, वीवो भी बेच रहा है, सैमसंग भी बेच रहा है, उसके बाद और कौन सी कंपनी, वन प्लस भी बेच रहा है, एप्पल भी बेच रहा है, नोकिया आता है कि आजकल, नोकिया भी बेच रहा है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो फोन बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या सभी का फोन एक दूसरे के साथ कंपेरेबल है, कि अलग अलग है, अलग अलग है, सभी का कंपेरेबल है। लेकिन तुम अगर वन प्लस वाले हो तो तुमको तो वन प्लस ही चाहिए, फिर जो ओप्पो वीवो का है वो उसको ओप्पो वीवो चाहिए, जिस जो एप्पल यूज कर रहा है उसको एप्पल चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग वहां पे क्या कर, वहां पे प्रोडक्ट सेम है, मतलब प्रोडक्ट का यूजफुलनेस जो है वो सेम है,
लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है ब्रांड वाइज या फिर कलर वाइज या फिर किसी फीचर के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो पा रहा है, जिसके वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्राइस चार्ज। जैसे जनरली क्या होता है, खाने पीने के दुकान में ऐसा होता है, रेस्टोरेंट की एक पर्टिकुलर फूड हर रेस्टोरेंट वाला बना रहा है, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मान लो क्या लें, बताओ क्या खाते हो सबसे ज्यादा। मान लो पनीर का कोई सब्जी, ठीक है, हर रेस्टोरेंट वाला बना रहा है ये, लेकिन क्या सभी का अलग अलग है या नहीं है? या पनीर सब्जी तुम खा के ये तो बता सकते हो किसका है, अगर खाए हुए हो बहुत बार तो खा के बता सकते हो किसका है। हर कोई अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है? किसी का 100 है तो किसी का 200 है तो किसी का 500 है। हर का मतलब प्रोडक्ट का एंड यूज वही है, प्रोडक्ट का एंड यूज वही है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ पे। हर का प्रोडक्ट दूसरे के साथ क्या है, अलग, ठीक है। इसको बोलते हैं इनपरफेक्ट कंपटीशन। और जनरली इनपरफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होता है, हम लोग अलग अलग प्राइस अलग अलग लोगों से चार्ज कर सकते हैं, या फिर सेम प्रोडक्ट का अलग अलग दुकानदार अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है, जिससे कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल नहीं होता है प्राइस के। क्लियर है? अब तुम एवरेज रेवेन्यू बोलोगे तो एक दुकान वाला तो 100 में ही बेचेगा बोलोगे, है ना। एवरेज रेवेन्यू दुकान के वाइज बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, पूरे इंडस्ट्री के वाइज बात हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे क्या आएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल चैप्टर में यही दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पे प्राइस हमेशा क्या रहने वाला है, सेम, चाहे वो कोई भी खरीदे और वो कितना भी खरीदे, प्राइस हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और दूसरा केस है, प्राइस हर बार क्या होगा, चेंज होगा। मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए कुछ लोग ज्यादा पे करेंगे, कुछ लोग कम पे करेंगे। हो सकता है बल्क डिस्काउंट के लिए करें, हो सकता है जिस टाइम पे बुक कर रहे हो या जिस टाइम पे वो सर्विस या सामान खरीद रहे हो उस टाइम पे कोई डिस्काउंट चल रहा हो सकता है प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन हो सकता है प्रोडक्ट का क्वालिटी अलग अलग हो सकता है कलर अलग अलग हो सकता है शेप एंड साइज अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे हर बार प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। और फर्स्ट केस में हर बार प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है, सेम होने, ठीक है। तो टोटल चैप्टर में दो प्रकार का कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है जहां पे रेवेन्यू हमेशा क्या होता है, पर यूनिट रेवेन्यू हमेशा सेम होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है पर यूनिट रेवेन्यू हमेशा अलग अलग होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आते हैं इधर बुक में। देखना ये वही समझाया है, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर सेम। कब सेम होता है, जब जब कब सेम होता है एवरेज रेवेन्यू प्राइस के साथ, जब पर यूनिट प्राइस हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। हर इंसान के लिए चाहे वो कितने भी क्वांटिटी में खरीदे उसको सेम ही प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। वी नो दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसीट एंड प्राइस इज ऑलवेज per unit. Since seller receive revenue according to price, price and average revenue are one and the same thing. This can be explained. यहाँ पे फॉर्मूला में मैं जो ये किया ना फॉर्मूला में एग्जैक्टली ये यहाँ पे फिर से करके बताया, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगा, देखो एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व क्यों सेम होता है। सबसे पहली बात, डिमांड कर्व बताओ कैसा होता है। डिमांड कर्व याद करो कैसा होता है, यहां क्या बनाओ, नीचे डिमांड कर्व बना रहे हैं, टर्म वन में था, नीचे में क्या बनाओ, प्राइस क्वांटिटी ए बी सी डी, क्या लिखो, क्वांटिटी, इधर क्या लिखूं, प्राइस। डिमांड कर्व बनेगा कैसा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अब ये इक्वल होगा किसके साथ, एवरेज रेवेन्यू के साथ। क्यों, एवरेज रेवेन्यू के साथ इक्वल, क्यों, देखो क्वांटिटी कम होते जाएगा तो कहाँ एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है यहाँ, ठीक है। रुक जा, इसको पढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट और है, पहले वो पढ़ते हैं। नीचे में आओ, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, पहले इस कॉन्सेप्ट में आओ। ये इसका जब डायग्राम पढ़ोगे ना तब अपने आप वो समझ में आ जाएगा, तुम खुद उसका आंसर दे पाओगे। देखना दो प्रकार का कॉन्सेप्ट है अभी जो डिस्कस किए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, केस वन, जब प्राइस हमेशा हर एक के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस क्या होगा,
फॉल कर, ठीक है। तो दो केस पढ़ेंगे हम लोग, एक जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा और दूसरा जिसमें प्राइस चेंज हो, ठीक है। चेंज होने में एक पर्टिकुलर केस के का एग्जांपल लिया हुआ है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस कम होता जाएगा, मतलब डिस्काउंट वाला चीज लिया गया है कि ज्यादा तुम खरीदोगे तो तुमको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा जिससे कि तुमको कम प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, दो प्रकार का केस है। फर्स्ट है व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, इट हैपेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के केस में ऐसा होता है, in this situation firm has to accept the same price as determined by the industry. It means any quantity of the commodity to be sold at that particular, चाहे दुकानदार कितना भी बेचे उसको सेम प्राइस में बेचना पड़े। जैसे कि हम लोग आलू वाला एग्जांपल लिए थे, सभी दुकानदार को 20 रुपए में ही बेचना पड़ता है। वो लोग ना कम में बेच सकते हैं ना ज्यादा में बेच सकते हैं। ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, कोई उनसे खरीदेगा, ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा। कम में बेचेंगे तो क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, 20 रुपीज है तो 20 में ही बेच। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, इट हैपेंस अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन बहुत प्रकार का होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डुओपोली के बाद, और इन तीन है और एक ठोकुस, ठीक है। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जनरली 3-4 प्रकार का होता है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन फर्म्स फॉलो इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी। यहाँ पे फर्म अपना खुद का प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करे कि किससे कितना चार्ज करना है, वो खुद अपना डिसाइड करे, ठीक है। However, it can increase sales only by reducing the price. अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए वो अपना प्राइस को धीरे धीरे क्या करता है, कम करता है, ठीक है। ये जनरली कब होता है, इनपरफेक्ट के केस में, ठीक है। अब सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होगा, मतलब हम लोग केस नंबर क्या पढ़ रहे हैं, 1 पढ़ेंगे। पहले केस नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर केस नंबर 2 पढ़ेंगे। केस नंबर 1 में क्या होने वाला है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितना भी क्वांटिटी खरीदो प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ कैसा होगा बताओ, एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ कैसा होगा, कितना भी खरीदो प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इधर बना रहा हूं क्वांटिटी, इधर बना रहा हूं प्राइस। ग्राफ कैसा बनेगा, किससे पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल बनेगा। ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू। तुम जितना भी खरीदो प्राइस तुमको कितना पे करना है, सेम ही पे करना है, चाहे तुम 1 यूनिट खरीदो या 100 यूनिट खरीदो, प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब हमको देखना रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगी। नहीं कुछ ऐसा है तो मेरे को भी बताओ, मैं भी हंस लेता हूँ, ठीक। देखना, जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तब मार्जिनल रेवेन्यू का क्या होगा। तुम बताओ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, जब प्राइस कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ क्या होगा, खुद बताओ। मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ क्या होगा और क्यों। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट के बेचने से जितना एक्स्ट्रा पैसा हमको मिल रहा है। तो जब हर बार प्राइस सेम है तो हर बार सेम अमाउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से उतना ही एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा हमको। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, जितना प्राइस है। प्राइस किसके साथ इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू के साथ इक्वल है। तो मार्जिनल रेवेन्यू किसके साथ इक्वल होगा, एवरेज के साथ इक्वल होगा। एवरेज किसके साथ इक्वल है, प्राइस के साथ इक्वल है। मतलब सब कुछ क्या होने वाला है यहाँ पे, इक्वल होने। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू, सभी चीज यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने से हमको एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अब एक्स्ट्रा कितना मिलने वाला है, जो प्राइस है वही मिलने वाला है, क्योंकि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। हर बार हर इंसान से हम लोग सेम ही पेमेंट ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पेमेंट कितना मिलेगा, जो प्राइस है वही मिलेगा। तो हर बार जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है वो भी क्या होगा, सेम होगा। किसके साथ सेम है, वो एवरेज रेवेन्यू के साथ सेम है। एवरेज रेवेन्यू किसके साथ सेम है, प्राइस के साथ सेम है। मतलब सब एक दूसरे के साथ क्या है। इसके बाद आ रहा है ना नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, इसीलिए बनाया है अलग अलग, ठीक है। अभी आएगा नेक्स्ट जब अलग अलग होगा हर बार, ठीक है।
तब हम देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस का क्या रिलेशन है। ठीक है, देखना यहाँ पे सबसे पहले व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्राइस क्या है, कांस्टेंट। व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल आउटपुट लेवल इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, नो फर्म इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका? किसी भी दुकानदार के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो मार्केट का प्राइस को चेंज कर दे। इस लाइन का मतलब है परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी दुकानदार के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको चेंज कर दे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मार्केट में अगर किसी चीज का प्राइस 20 रुपए चल रहा है, हर दुकान वाले प्रोडक्ट को 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो प्राइस बढ़ा दे। बढ़ाएगा तो क्या होगा, सेल्स गया, सब कोई दूसरे दुकान से खरीद लेंगे, क्योंकि उसके वो बढ़ाएगा तो बाकी थोड़े बेवकूफ हैं जो वो लोग भी बढ़ा देंगे, वो लोग तो नहीं बढ़ाएंगे प्राइस, तो सारा सेल्स गया। इसका कम कर देगा तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, कहां से लाएगा पैसा, लॉस में थोड़ी बेच सकता है प्रोडक्ट को, तो उसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो मार्केट में प्राइस को चेंज कर दे। ठीक है, उसके बाद अब फॉर्म कैन सेल। अच्छा, ये इसका एक इंटरेस्टिंग है, पहले क्या होता था परफेक्ट कंपटीशन में, जो सिम तुम लोग यूज कर रहे हो, अभी सब कुछ जियो, ऑलमोस्ट जियो एयरटेल है, पहले बहुत सारा कंपनी होता था। क्या क्या होता था, बीएसएनएल अभी भी है, बीएसएनएल, डोकोमो, आइडिया, एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन, डोकोमो हो गया जो, रिलायंस और यूनिनॉर, और भी था बहुत सारा कंपनी, अपने को इतना याद है। ठीक है, इसके अलावा और भी 5-7 कंपनी होता था। इनके साथ ऐसा क्या हो गया बेचारों के साथ, पहले ये क्या था ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जनरली क्या होता था, हर एक बिजनेस, हर एक का ना सिम कार्ड और रिचार्ज का जो कूपन है वो सेम अमाउंट का होता था। हर कोई अगर इंटरनेट 1 GB, पहले तो मुश्किल था, अभी तो दिन में 1.5 GB उड़ा रहे हो तुम लोग, पहले रात को ही 1.5 हो जाता है, अगले दिन बूस्टर पैक डालना पड़ता है ना। पहले क्या होता था, 1 GB टोटल मिलता था महीने भर के लिए, महीने भर का 1 GB, दिन का नहीं, महीने भर का 1 GB। अभी तुमको दिन का 1.5 GB मिल रहा है, जो रात को 2-3 बजे तक शायद खत्म हो जाता है। सुबह फिर सुबह बूस्टर पैक डलवाना पड़ता है, जिससे काम चलता है ना। तो पहले क्या होता था, इनका सभी का प्राइस सेम होता था। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा इंसान एंटर किया जिसके पास बहुत सारा पैसा, ठीक है, अंबानी। इसके अंदर कौन एंटर किया, मिस्टर अंबानी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, देखो पूरे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। सभी का प्राइस सेम, किसी में हिम्मत नहीं था प्राइस को बढ़ाने का या प्राइस को कम करने का। क्या हुआ कृष्णा, क्या चल रहा है, बचपन में होता था ये सब, अभी तुम कर रहे हो। देखो पहले क्या हो रहा था, ये सभी का प्राइस पूरा सेम था, सेम प्राइस था। इनके पास, किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि ये लोग प्राइस को बढ़ा दें या प्राइस को कम कर दें। प्राइस को बढ़ाने का हिम्मत इसीलिए नहीं था क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे लोग सस्ते में दे रहे हैं, सारे कस्टमर कहां शिफ्ट कर जाएंगे, दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर देंगे। प्राइस को अगर कम कर दें तो उतना तो मार्जिन ही नहीं बचता था, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है ना। तो इसीलिए इनके पास उतना प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बचता था कि ये लोग कॉस्ट को कम कर दें। तब करें क्या, कुछ कर नहीं पा रहे थे, आराम से चल रहे थे ये लोग। इसमें एक आ गया कौन, इसके पास था बहुत सारा पैसा। ये क्या किया, प्राइस को बढ़ाया नहीं, क्योंकि बढ़ाता तो कस्टमर इसके साथ आते नहीं, ये प्राइस को कम कर दिया। कम किया, फ्री कर दिया। इतना हिम्मत था कि ये प्राइस को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फ्री होते ही सभी लोग यहां से निकल के कहां शिफ्ट करने लगे, सब यहां पे आने लगे, है ना। हर इंसान यहां से निकल के इधर आने लगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये था, इनका वेरिएबल कॉस्ट नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट समझ में आ चुका है। ये लोगों का ना, जो टेलीकॉम कंपनी होता है, इनका वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होता है। तुम जो 300 का रिचार्ज करते हो, इसमें इनका वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपए 2 रुपए होता है। ठीक है, बाकी जो कॉस्ट होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो अब अगर यहाँ से कस्टमर निकलेंगे तो क्या इनका कॉस्ट कम होगा, खाली रेवेन्यू कम होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो है ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। 5 कस्टमर है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट देना है,
5,000 कस्टमर है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट देना है, तो इनका कॉस्ट सेम रह गया और रेवेन्यू कम, जिससे क्या होगा, ह्यूज लॉस। अब जितना इतना ज्यादा लॉस होने लगा तो ये जो छोटे मोटे कंपनी थे इसमें से जिनके पास भी पैसा नहीं था ये लॉस को सरवाइव करने का, वो लोग क्या कर दिए, अपना बिजनेस को या तो बेच दिए किसी और को या फिर बंद करके चले गए, जैसे कि एयरसेल, रिलायंस उसका भाई, वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, डोकोमो, ये 3 यूनिनॉर, ये 4 तो पूरे चले गए मार्केट से। उसके बाद ये दोनों पार्टनरशिप कर लिए, देखो, हाँ, वोडाफोन और आइडिया बोले हम दोनों मिल के सहेंगे इतना तकलीफ को, अकेले नहीं सह पाएंगे, तो ये दोनों क्या कर लिए, आपस में पार्टनरशिप कर दिए। उसके बाद बीएसएनएल के पास तो है पैसा, गवर्नमेंट कंपनी है, कुछ होगा तो उनका तो कुछ जाना नहीं है, देश का ही पैसा जाना है, तो बीएसएनएल अपना मस्त आज भी वही कंडीशन में चल रहा है। ये लोग 4G के बाद 5G ले आए, बीएसएनएल अभी तक 3G अच्छे से नहीं चला पा रहा है, ठीक है, तो बीएसएनएल अपना मस्त चल रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है मार्केट से। बचा कौन, एयरटेल, एयरटेल अपना चल रहा है बड़ा मुश्किल से, अच्छा पैसा इसका मालिक के पास, ये दोनों मिलके भाईचारा करके चला रहे हैं कंपनी को। तो अभी टोटल बचे कितने, अभी टोटल जो ढंग के कंपनी है वो बचे कितने, 1 2 और ये आ गया, ठीक है। अब ये कहां शिफ्ट हो गया मार्केट, पहले परफेक्ट कंपटीशन में था, कोई प्राइस चेंज नहीं कर पा रहा था, अब ये शिफ्ट हो गया किसमें, इन परफेक्ट कंपटीशन में। अब अपने मर्जी से प्राइस चेंज हो रहा है, जिसमें याद करना स्टार्टिंग का दिन 399 में हम लोग पैक भरा थोड़ी दिन पहले, अभी भी 399 है, अभी भी 399 है प्राइस, लेकिन पहले 399 में कितना दिन का वैलिडिटी मिलता था, 84 डेज। आज कितना मिलता है, 56 मिल रहा है अभी, की और कम हो गया, 56 है, हाँ, ये थोड़ी दिन में ये 40-45 में आ जाएगा, ठीक है। जो भी है, मतलब ये क्या किया, प्राइस को चेंज नहीं किया, क्योंकि इंडिया के कस्टमर बेवकूफ है ना, वो लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, ठीक है, ये लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, तो ये प्राइस को कम नहीं किया, वो किसको कम कर दिया, वैलिडिटी को कम कर दिया। अब जब साल में तुम पहले 4 बार रिचार्ज करवा रहे थे, 90 डेज दे रहा था, 84 से 90 डेज, साल में 4 से 4.5 रिचार्ज होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं, 56 डेज में आ गया, तो साल में अब 6 रिचार्ज होने लगा, उसका रेवेन्यू तो 1.5 टाइम्स हो गया, कंपनी का रेवेन्यू तो 1.5 टाइम्स हो गया। तुमको क्या लग रहा है, अभी भी 399 में मिल रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, डेज कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग अपना गेम चलाए। तो एग्जैक्टली अब पहले ये लोग कहां पे थे, कांस्टेंट रेवेन्यू वाले में थे, हर बार क्या रहेगा, प्राइस सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा। अब क्या हो गया है, चेंज होके किसमें आ गया, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में मार्केट, ठीक है। देखो, when price remains same at all level of output, in case of perfect competition, no firm is in a position to influence the market price of the product. A firm can sell more quantity of output at the same price. जितना ज्यादा बेचना है तब भी उसको क्या लेना पड़ेगा, सेम प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कम प्राइस चार्ज करे, ठीक है। कम करेगा तो मार्जिन नहीं है, लॉस होगा, जिससे कि उसका बिजनेस बंद हो जाए। इट मीन्स द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, marginal revenue is equal to average revenue. As a result, both AR and MR curves coincide in a horizontal straight line parallel to x-axis. इतना इंग्लिश का जरूरत नहीं है, सिंपली क्या होगा, पैरेलल टू x-axis लाइन होगा, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ में, देखो क्या लिखा हुआ है, देख लिए ग्राफ सेम है, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा, हम डिमांड में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना, याद आ रहा है कुछ, क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिनके आया था, और सैंपल पेपर, सही, हम कांस्टेंट में नहीं आया, अभी भी वही है, ठीक है। बोलो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी याद करो, 5 प्रकार का इलास्टिसिटी था, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। 5 कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग, लाइन से 5 तो डायग्राम था, याद करना, अगर याद नहीं है तो जाके देखना, बुक तो है सभी के पास, तो उम्मीद है तो सभी के पास बुक है, तो वो जाके उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में जाके देखना, 5 तो कॉन्सेप्ट था, प्राइस चेंज होने से डिमांड कैसे एक्ट करेगा, हाँ वही है, ठीक है, सौम्य,
परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, भूमिका फॉर्मूला है वो, ठीक है। चलो अब हम लोग 5 प्रकार का कॉन्सेप्ट वहां पे पढ़े थे, जिसमें से एक था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब था प्राइस चाहे जितना भी चेंज हो जाए, डिमांड बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। दूसरा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक क्या था, प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है केस, यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक वाला आता है कि अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करें तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा देंगे तो दुकान बगल वाला तो कम में बेच रहा है, तो सारे दुकान क्या करेंगे, सभी कस्टमर बगल वाले के पास चले जाएंगे। थोड़ा सा कम कर दें तो हम लोग बेच ही नहीं पाएंगे प्रोडक्ट, क्योंकि मार्जिन ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन के केस में डिमांड कर्व प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, जो कि इक्वल होता है डिमांड कर्व के साथ, वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, ये सब एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। देखना, as seen is the given schedule and diagram, average revenue remains same at all level of output and is equal to marginal revenue. As a result, demand curve is perfectly elastic. ठीक है, always remember that when a firm is able to sell more output at the same price, average revenue equals to marginal revenue at all level of, ठीक है, एम ए लिखा उसको एम आर कर देना, मार्जिनल रेवेन्यू एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन्स, नशे में टाइप किया गया बुक, व्हेन प्राइस चेंज, व्हेन प्राइस चेंजेस, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस चेंजेस, जब प्राइस चेंज होगा उस केस में क्या हो। प्राइस चेंज होने का मतलब क्या है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्राइस कम होते जाएगा। अगर बल्क में खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, है ना, अगर कम यूनिट खरीदोगे तो फुल प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल टेंडेंसी वही है। 99% केस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटी हो चाहे वो, या किसी और रीजन हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि हर इंसान से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो 99% ऑफ द केसेस में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को लेके होता है, मतलब क्वांटिटी को लेके होता है। अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा, ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदोगे तो तुमको डिस्काउंट नहीं। 99% केसेस में यही होता है। तो बहुत ज्यादा खरीदोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा खरीदोगे तो थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा, एक यूनिट खरीदोगे तो बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डिस्काउंट भी बढ़ते जाएगा, जिससे कि प्राइस धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें अब तुम बताना एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और ये क्या होगा। अच्छा ठीक है, ये ठीक ही था, यहाँ पे दिया ना अलग से, मैं सोचा कि उसके बाद डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक टाइप किया, हम पढ़े गलत है, टाइप ठीक किया है, क्या देखो यहाँ पे ठीक दिया है ना, नेक्स्ट पेज में व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 ठो डायग्राम दिया हुआ है, मैं सोच रहा था एक ही डायग्राम है, एक ही डायग्राम सिलेबस में है तो एक ही डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन साथ में 2 डायग्राम और भी बनाया हुआ है। एक है टोटल रेवेन्यू के साथ क्या रिलेशन है, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन है, और दूसरा है टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन का क्या रिलेशन, ठीक है। ये दोनों है नहीं हमारे सिलेबस में, इसको यहाँ से काट लेना, क्या ऑब्वियसली नहीं, इसको यहाँ से काट लेना, ठीक है। हमको जो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ इसका रिलेशन पढ़ना है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन पढ़ना है, मतलब ग्राफ नंबर 1 को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद का दोनों को काट लेना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो सेकंड ग्राफ है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, उसको काट देना, वो है नहीं सिलेबस में, अननेसेसरी दिया हुआ है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस लाइन जो है उसको भी काट लेना, वो भी नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बार रीड कर लेना घर में, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल्स।
विथ राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट राइज होगा वैसे वैसे प्राइस क्या होगा, फॉल करेगा। अब देखना पहले ग्राफ कैसा था, पहले ग्राफ था ये, ठीक है। अब हर बार क्या होगा, रेवेन्यू अलग अलग आएगा, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्काउंट मिलेगा, जिससे प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो जिससे प्राइस कम होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 0 यूनिट खरीदूंगा तो 0 प्राइस पे करूंगा, तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यूनिट्स प्राइस एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे मार्जिनल भी निकाल लेंगे। अब सबसे पहले 0 यूनिट, अब 1 यूनिट खरीदूंगा, 10 रुपए देना पड़ेगा, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, 10, ठीक है। नेक्स्ट 2 यूनिट खरीदूंगा, कितना रुपए दूंगा, 19, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, एवरेज रेवेन्यू 9.5। कितना देंगे, 26 दे दें, 25 दे दें, चलो 25, कितना होगा, अरे 25 थोड़ी देंगे, 4 यूनिट खरीद रहे हैं, 3 से कम थोड़ी देंगे, 3 ही, 4 क्यों नहीं खरीद लेगा आदमी 3 की जगह, इससे ज्यादा होगा लेकिन पिछले से कम होगा, तो 27 से ज्यादा होगा, कितना दे दें, 35, 35 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 दे देते हैं, कितना होगा, 5 यूनिट का कितना कर देते हैं, 6 यूनिट का, कम, कॉमन सेंस लगाओ, कभी भी कम नहीं होगा। कम होने का मतलब दुकानदार कितना बेवकूफ लगेगा, सोचो तुम सोचो खुद, दुकानदार कितना बेवकूफ लगेगा। 6 यूनिट का कितना, 36 रुपए, 7 यूनिट का 28 रुपए, लगेगा या नहीं लगेगा बेवकूफ। कम कभी भी नहीं होगा। हाँ, डिस्काउंट का रेट अब स्लो डाउन हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा कभी भी, पिछले वाले से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। और ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। मान लो ऐसा है, अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालो, ये तो 0 है, छोड़ दो ये, एक, चलो जो भी है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी फॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो रेट ऑफ फॉल है, देखो मार्जिनल रेवेन्यू का ज्यादा तेजी से फॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे एग्जांपल में कुछ गड़बड़ी हुआ इसीलिए ये बढ़ गया, वरना वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। अब कंटिन्यूसली देखो, ये 0.5 से फॉल किया तो ये 1 से फॉल किया, ये फिर 0.5 से फॉल किया तो ये फिर से 1 से फॉल किया, ये 1.5 से फॉल कर रहा है तो ये उससे भी ज्यादा 5 से फॉल कर रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, दोनों फॉल कर रहा है, लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो तेजी से फॉल कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू स्लो से फॉल कर रहा है। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप ज्यादा होगा। शुरू कहाँ से होगा, ऊपर से, स्टार्टिंग में ज्यादा देना पड़ रहा है, ये हो गया एवरेज रेवेन्यू, ये हो गया। अब दोनों में देखो एक डिफरेंस है, एवरेज रेवेन्यू को मैं एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे लेके नहीं आया, क्यों लेके नहीं आया, एवरेज रेवेन्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, हमेशा एवरेज रेवेन्यू 0 से ऊपर ही होगा, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू 0 या फिर नेगेटिव हो सकता है अगर दुकानदार बेवकूफ है तो, ठीक है। अदरवाइज मार्जिनल रेवेन्यू 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है माही, जो भी एग्जाम्पल घर पे ले लेना, अच्छा वाला एग्जाम्पल, अभी 0 से कम नहीं करना है हमको, ठीक है। बुक में दिया हुआ है 0 से कम, रियल लाइफ में 99% ऑफ द केसेस में कभी भी मार्जिनल रेवेन्यू 0 से नीचे नहीं जाता है, बिकॉज कॉमन सेंस का बात है, दुकानदार बेवकूफ़ी लगेगा, अगर 6 यूनिट का प्राइस बताएगा 36 और 7 यूनिट का प्राइस बताएगा 32, तो उसमें ऑब्वियस सा बात है, तो कॉमन सेंस अगर लगाएं तो ये नीचे कभी भी नहीं जाता है। लेकिन कभी कभार इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में जब बल्क क्वांटिटी का डीलिंग होता है तो उस केस में ये कम भी जाता है, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा कभी भी नीचे नहीं जाता है, ठीक है। क्यों भाई, आज क्या है, 5 मिनट क्यों रेस्ट है, 2 मिनट करना। देखना ग्राफ को,
ये है एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ, ये है मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ। एवरेज रेवेन्यू एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, मार्जिनल रेवेन्यू एक्स एक्सिस को टच करके नीचे क्रॉस हो चुका है, ठीक है। अब हमको प्रैक्टिकली अगर समझना है तो प्रैक्टिकली कभी भी मार्जिनल रेवेन्यू भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, लेकिन हम एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें मार्जिनल रेवेन्यू एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एग्जाम में आएगा तो हमको बना के आना है, रियलिटी में दिखाना है कि मार्जिनल रेवेन्यू एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में कभी भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो, बाय बाय।